नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज जनता ईवीएम में अपना फैसला बंद कर देगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और शिवराज में जनता किसे चुनेगी। 230 सीट के वोट मीटर में कौन नीचे है, कौन ऊपर है? मध्य प्रदेश में लगेगा कमल का ठप्पा या बदलाव पक्का है? छत्तीसगढ़ की फाइट में किसका बूथ मैनेजमेंट टाइट है? देखिए चुनावी महासमर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इलेक्शन का मिला ट्रेंड, कमलनाथ कितने कॉन्फिडेंट? हनुमान भक्त कमलनाथ या एमपी में फिर शिवराज? 230 सीट का वोट मीटर, किसके साथ वोटर? कमल या कमलनाथ, एमपी किसके हाथ? कमलनाथ की गारंटी, शिवराज का रिपोर्ट कार्ड, कौन पास? मध्य प्रदेश में आम जनता अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर रही है। जनता डिसाइड कर चुकी है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। शिवराज का राज लौटेगा या फिर कमलनाथ कमबैक करेंगे। 3 दिसंबर को ईवीएम का ताला खुलेगा और नई सरकार बाहर निकलेगी। मध्य प्रदेश में इस बार कमल वर्सेस कमल की जंग है। बीजेपी के कमल को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के कमलनाथ, लेकिन इस महामुकाबले में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं शिवराज और सिंधिया। एमपी के बूथ बूथ पर क्या रुझान है? 230 सीट के वोट मीटर पर कौन नीचे है और कौन ऊपर? इसकी भी डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले शिवराज, सिंधिया और कमलनाथ की बात करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट सीहोर के जैत में डाला। वोटिंग से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा का पूजन किया और जैत गांव के मंदिर में ईश्वर का आशीर्वाद लिया। शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने उनका मुकाबला करने के लिए विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया है। जनता आपको वोट क्यों दे सर? इसलिए कि हमने बीमारू प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाया है और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए हैं, समृद्धि लेके आए हैं, विकास लेके आए हैं। मैंने बचपन से बहनों के कष्ट और बेटियों की तकलीफों को देखा था, इसलिए लाडली लक्ष्मी से हमने अभियान प्रारंभ किया था। लाडली लक्ष्मी बनी, कन्या विवाह बनी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, भर्तियों में सरकारी हमने उनको रिजर्वेशन दिया, कई तरह के काम किए। उसका अगला पड़ाव था लाडली बहना, और लाडली बहनाओं को सेल्फ डिपेंड करने के बाद, क्योंकि लाडली बहना केवल योजना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ अब बहनें कहती मेरा खाता और मेरा पैसा है, मैं निकालती हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ मैं खर्च करती हूँ। लेकिन यहाँ तक हमको रुकना नहीं है, ये सफर जारी रहेगा। लाडली बहना से लखपति बहना तक अब मेरा संकल्प है, अंतर आत्मा का मेरी ये संकल्प है कि अपनी बहनों को हम लखपति बनाएंगे। हमने 9.5 करोड़ जनता के साथ भेदभाव नहीं किया, सब अपने हैं, हम सबके हैं। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, तो मंदिर में हम ऐसे कैसे कर सकते एक कोने की पूजा करें? हमने पूजा की है तो पूरे प्रदेश की पूजा की है, प्रदेश की पूरी जनता की सेवा की। मध्य प्रदेश की जनता मेरा परिवार ही अंतरात्मा से, ये कहने की बात नहीं है। जब आपके हृदय में अपनी जनता के लिए प्यार होता है तो जनता के मन में आपके लिए प्यार उमड़ता है। तो भांजे भांजियों का लाड़, लाडली बहनों का प्यार, बुजुर्गों का, भाइयों का आशीर्वाद सब हमको मिला है और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। जहां तक मेहनत का सवाल, वो मेरा कर्तव्य और धर्म है। कितनी सीटें? अब तक का सबसे बड़ा बहुमत। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने बेटे नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ के साथ शिकारपुर में मतदान किया। वोटिंग से पहले कमलनाथ ने भी मंदिर में पूजा की। पूजा पाठ के बाद कमलनाथ सौंसर विधानसभा के शिकारपुर में वोटिंग के लिए पहुंच गए। कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को अपना कैंडिडेट बनाया है। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 16 साल से लड़ रहा हूं। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी
सुरक्षित रखे। महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामने आ रही है। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस पैसा और प्रशासन है। पूरी रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना वोट ग्वालियर में डाला। सिंधिया चुनाव मैदान में तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी ग्वालियर चंबल की 34 सीटें बीजेपी की झोली में डालने की है। आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जाएगी। वोटिंग के दिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा में एक्टिव नजर आए, लेकिन पोलिंग बूथों पर उनका दौरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। नकुलनाथ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस की तस्वीरें भी सामने आई। नकुलनाथ पोलिंग बूथ के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद नकुलनाथ का पारा हाई हो गया। जो चुनाव लड़ सकता वो घूम सकता, नहीं भैया नहीं जा सकते, कोई भी नहीं कर सकता। 6 चुनाव मैंने लड़ा हूँ, ठीक है। 8-9 चुनाव लड़े, नहीं वो नहीं लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके पिताजी लड़ रहे चुनाव। नहीं अगर कोई अधिकृत प्रत्याशी बस जाएगा अंदर, नहीं प्रत्याशी बस जा सकता है। कार्यकर्ता होंगे तो जाएंगे, एजेंट होंगे तो जाएंगे, वैसे नहीं जा सकता कोई। यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है, ठीक है, आप कोई नहीं जाएगा, बिना ऐतराज के कोई नहीं जाएगा। नहीं यहाँ पे आ भी नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रहे हैं, ठीक नहीं, भीड़ लेकर नहीं, कोई भीड़ नहीं, वो अकेले नहीं जा सकता। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन सवाल है कि एमपी का सीएम कौन बनेगा। बीजेपी में शिवराज और कांग्रेस में कमलनाथ सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन कुछ और बड़े चेहरे भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग और कांग्रेस से जीतू पटवारी बड़ा नाम है। हालांकि कांग्रेस में बिना किसी इफ एंड बट के कमलनाथ सीएम फेस हैं। चुनाव की पूरी कमान भी उन्होंने ही संभाल रखी है। अगर सिंधिया ने बगावत ना की होती तो शायद आज भी कमलनाथ की सरकार होती। साथ कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ साहब हैं और इस बार मध्य प्रदेश में कमल वर्सेस कमल की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा अपने कमल की बात कर रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है आ रहे हैं कमलनाथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कैसा कैंपेनिंग रहा? काफी हेक्टिक आपका स्केड्यूल रहा, क्या लग रहा है छिंदवाड़ा में? क्योंकि हम खड़े हैं तो छिंदवाड़ा से ही शुरुआत करती हूँ। जनता, मुझे छिंदवाड़ा के लोगों से बहुत पुराना संबंध है और उन्होंने इतने साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस दफा भी वही प्यार और विश्वास मिलेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी के अटैक की अगर बात करें तो मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं पंजा सिर्फ छीनना और लूटना जानता है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी कैसे दे रहे हैं? देखिए, जनता गवाह है, किसने छीना है किसने लूटा है। ये सब जो खर्चा ये कर रहे हैं, ये अपने बीबी की जेबर बेच के कर रहे हैं। सर, एक और बात, लाडली बहना स्कीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि अगर आपकी सरकार आई तो वो स्कीम जो है वो विड्रॉ हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उनके कहने से क्या है, हमारे कार्यकाल में जो हमने कहा था करेंगे हमने करके दिखाया। किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली दी 100 रुपये, 100 यूनिट 100 रुपये में। इनको 18 साल बाद चुनाव के कुछ महीनों पहले बहनें लाडली बन गई, उसके पहले बहनें लाडली नहीं थी। तो आप सोचते हैं कि हमारी बहन ये समझती नहीं है कि ये क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही सरकार बनाने का और 150 से ज्यादा सीटें लाने का दावा ठोक रहे हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश के सभी 6 रीजन में जो अपना दबदबा दिखा पाएगा वही सत्ता में आएगा। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संभाल रखी है, लेकिन बुंदेलखंड की 26, मध्य भारत की 36, बघेलखंड की 30 और महाकौशल की 38 और मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है। बात 2008 के नतीजों की करें तो 230 सीटों में 109 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को मिली थी 114 सीटें। 2020 में अगर सिंधिया बीजेपी में ना आए होते तो आज हालात अलग होते। यही वजह है कि बीजेपी इस बार केंद्र की राजनीति से कई बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश के रण में उतार लाई है। उन्हीं में से एक हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी वोट डाला। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1980 से 2008 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव और 2020 के उपचुनाव में दिमनी विधानसभा पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। नरेंद्र सिंह तोमर 20 साल बाद इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में युवा और महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस चुनाव में 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जबकि 20 से 39 साल के वोटर्स 2 करोड़ 86 लाख हैं। 3 दिसंबर के नतीजे में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा आदिवासी वोट बैंक। विधानसभा के कुल 230 सीटों में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 29 सामान्य सीटों पर भी आदिवासी वोटर्स का दबदबा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 1.53 करोड़ है, जो कुल आबादी का 21.1% है। 2018 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और वोट शेयर था 42.9%, जबकि बीजेपी को 16 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 38.9%। अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट मिली थी और वोट शेयर 18.2% का रहा था। इसलिए इस बार आदिवासियों पर बीजेपी का बड़ा फोकस नजर आया। चुनाव से पहले बीजेपी ने जो तमाम समीकरण सेट किए, उन्हें उम्मीद है कि इस बार आंकड़ा 150 के पार जाएगा। अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेकर चांद तक फहराया जाता है। ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है। ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है। ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और आखिरी चरण में 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ 20 सीटों पर ही वोट डाले गए थे, बाकी 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लेकिन जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है वो पाटन सीट है, जहां से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी सांसद विजय बघेल मैदान में हैं, तो वहीं अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी यहां से ताल ठोक रहे हैं, जिसके बाद ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा अंबिकापुर सीट भी हाई प्रोफाइल है, जहां से कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ राजेश अग्रवाल मैदान में हैं, तो वहीं रायपुर साउथ से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस के डॉक्टर महंत राम सुंदर दास हैं। जांजगीर चांपा सीट पर कांग्रेस के व्यास कश्यप का मुकाबला बीजेपी के नारायण चंदेल से है। भूपेश बघेल आज अपना वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे तो सामान्य लोगों की तरह कतार में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार किया और फिर वोट डाला। इस मौके पर भूपेश बघेल ने उनके भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल के लिए फिल्मी अंदाज में तंज कसा और कहा कि रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते हैं। लाइन में लगकर आप वोट डालने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थोड़ा व्यवस्था भी एक साथ डाल दीजिए हैं। नहीं, ये तो व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है उसका हम पालन कर रहे हैं। योजनाओं का वाकई कुछ असर दिख रहा है? सुबह से आप अभी बता रहे थे, जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि जो 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया और लोगों को जो विश्वास हमने अर्जित की है, क्योंकि हर वर्ग के लिए कोरोना काल में भी हमारे जो इरादे वो डगमगाए नहीं, और उसका फल ये है कि आम जनता है वो कांग्रेस पे भरोसा करती है, कांग्रेस की सरकार पे भरोसा करती है। और हमारे नेताओं ने जो गारंटी दी है और पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है,
उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है। आपकी जो विधानसभा है यहाँ पर जो एक कैंडिडेट है बीजेपी के, वो आपके भतीजे लगते हैं। एक डायलॉग चल रहा है, क्या डायलॉग? यार एक चीज बताओ, रिश्ते की दीवारों में लिखा जाता है। यदि दीवार में लिखी दिया है तो मैं कहना चाहूंगा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने दावा किया कि इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। कितने कॉन्फिडेंट है आप कि वाकई क्या सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सबसे सेफ हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बस्तर और राजनांदगांव के 20 विधानसभा सीटों में जो चुनाव में मतदान हुए हैं और उस मतदान के बाद मेरा विधानसभा राजनांदगांव भी उसमें एक है, मैं और हमारी टीम पूरे सर्वे के बाद ये कह सकते हैं कि 20 में कम से कम 14 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे है। सवाल रहा द्वितीय चरण के। द्वितीय चरण में जिस प्रकार का वातावरण मैंने सरगुजा में देखा, जिस प्रकार का वातावरण बिलासपुर संभाग में देखा और रायपुर के आसपास दुर्ग जिले में देखा, आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका नाम की चीज किसी के अंदर नहीं है और जनता भी अब कहने लगी है। जबरदस्त अंडर करेंट पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने देखा। जनता ने भूपेश के खिलाफ जो आक्रोश है उसको हमने देखा कि किस प्रकार की नाराजगी छत्तीसगढ़ में इस 5 साल के कार्यकाल में, जहां पूरी तरीके से विकास को ठप करके रखा गया है, पूरे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए मुख्यमंत्री, और उसकी वजह से एक परिवर्तन। और छत्तीसगढ़ी भाषा में जब कहते हैं कि हम अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। वोटिंग के बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कांग्रेस लीडर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान भी सामने आया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी ने उनका नाम सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है, बल्कि वो भूपेश बघेल के लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव में जीत का भी दावा किया है। मेरा नाम कभी भी पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। सीएम के लिए एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं और उस जॉइंट लीडरशिप को अगुवाई अभी भूपेश बघेल जी जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने तो नहीं सुना पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। लोगों के मन में रहता है, जो संपर्क के लोग रहते हैं कि भाई ये आगे बढ़ता तो चलो